सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे जो कि 2024-2025 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला एनिमे है और पर्सनली मुझे ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद है। और अभी तक इस एनिमे के 2 सीजन्स हम लोग को देखने के लिए मिल चुके हैं। और जिन भी लोगों ने सोलो लेवलिंग एनिमे देख रखा है तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया ही होगा, अगर नहीं आया है तो आना चाहिए कि भाई जिन्वू के पास जो गेम लाइक सिस्टम है जिससे कि वो पावर अप करता रहता है, उसे नई नई पावर्स मिलती रहती हैं, भाई वो किसने बनाया, जिन्वू को पावर्स किसने दी और साथ में जिन्वू को ये पावर जहाँ पे मिली थी भाई वो डबल डंजन वाला क्या सीन था। इन सभी सवालों का जवाब अभी तक हम लोगों को एनिमे में देखने के लिए नहीं मिला है, बट मानवा में दिया गया है जो कि मैंने लगभग कंप्लीट कर ली है। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो फुल ऑफ स्पॉइलर से भरी पड़ी है, तो इस बात का ध्यान रखना। देखो, जिन्वू को पावर्स मिलने से पहले जिन्वू एक ई रैंक का हंटर था जो कि किसी भी डंजन में जाता था तो मार खा के ही आता था। आई मीन वो वापस आ जाए यही बहुत बड़ी बात थी। बट जिन्वू एक बार कुछ हंटर्स के साथ भाई एक ऐसे डंजन में जाता है जहाँ पे एक और डंजन अपीयर हो जाता है। आई मीन अगर डंजन के अंदर एक और डंजन अपीयर हो जाए तो उसे डबल डंजन कहा जाता है। और जिन्वू और उसके फ्रेंड्स जो है यहाँ पे उस डबल डंजन में चले जाते हैं और वो कोई नॉर्मल डबल डंजन नहीं था। वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे स्टोन स्टैचू देखने के लिए मिलते हैं और बीच में एक बहुत बड़ा स्टोन स्टैचू था जिसकी एकदम क्रीपी वाली स्माइल है। और उस डंजन में एक स्टैचू ने अपने हाथों में कुछ पकड़ रखा था जिसपे कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे थे कि भाई अगर तुम्हें इस डंजन में जीना है तो जो भी लोग इन रूल्स को मानेगा भाई वो उस डबल डंजन से बाहर जाएगा और ऑफ कोर्स जो नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स मारे भी जाते हैं और जिनको कैसे न कैसे करके वहाँ पे बच जाता है उन रूल्स को मान के। बट एट द एंड वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है जो कि अधमरा पहले ही हो चुका था। पर जिन्वू भी वहाँ पे मरता नहीं है जैसा कि हम सभी लोगों को पता है। और नेक्स्ट डे जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो भाई उसके अपने सामने में एक गेम लाइक सिस्टम नजर आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि भाई वो प्लेयर बन चुका है। अब वो क्या चीज का प्लेयर बन चुका है ये सभी हम लोग जानते हैं। अब ये जो हम लोगों ने डबल डंजन देखा भाई इसे कार्टन एंड टेम्पल कहते हैं। बट उस कार्टन एंड टेम्पल को बनाने का पर्पस क्या था, तो इसका जवाब हम लोग को मानवा में देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जिन्वू अब भाई ऐसे रैंक हंटर बन चुका है। आई मीन उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। और एक बार फिर से जब जिन्वू जो है अपने 100th लेवल को पार कर जाता है तो भाई उसे डबल डंजन से बुलावा आता है और फिर से हम लोग को वही सारे स्टोन फेसेस देखने के लिए मिलते हैं, बड़ी वाली क्रीपी फेस वाली मूर्ति भी देखने के लिए मिलती है। बट भाई यहाँ पे एक ऐसा राज रिवील होता है ना भाई जिसे देख के मैं भी शॉक था। आई मीन तुम्हें याद होगा जब फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जहाँ पे एक मूर्ति जो है होल्ड करके रखती है कुछ सेट ऑफ रूल्स को, तो भाई वो कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं थी। आई मीन भाई वही बंदा वही मूर्ति जो है वही पूरे के पूरे कार्टन एंड टेम्पल का क्रिएटर होता है। इवन जो जिन्वू का गेम लाइक सिस्टम है जिससे कि उसे पावर मिलती रहती है भाई वो भी इसी बंदे ने बनाया है और इसका नाम है आर्किटेक्ट। आई मीन भाई हमारे सवाल का जवाब हमारे सामने ही था और हमें पता नहीं लगा। मास्टरमाइंड क्रिएटर को मानना तो पड़ेगा। बट अभी भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल बच जाता है कि चलो मान लिया यहाँ पे कार्टन एंड टेम्पल को आर्किटेक्ट ने बनाया है और जिन्वू के गेम सिस्टम को भी, बट जिन्वू को पावर्स किसने दी? क्या आर्किटेक्ट ने ही जिन्वू को पावर्स दी? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जिन्वू को जो पावर्स है ऐशबॉर्न ने दी है और इस बात को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। और जो लोग ऐशबॉर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो उनके लिए बता दूं कि ऐशबॉर्न एक मोनार्क है। अब भाई मोनार्क्स रूलर्स यहाँ पे गॉड भी है, ठीक है, इस पूरे एनीमे में। अब ये क्या चीजें हैं शायद यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो भाई कंफ्यूज मत हो। अभी के लिए इतना समझो कि ये जो ऐशबॉर्न है जैसे कि अपने यहाँ पे स्वर्ग और नर्क होते हैं, स्वर्ग में देवता बैठते हैं, नर्क में राक्षस होते हैं, तो एनिमे में मोनार्क्स को एज अ राक्षस बताया गया है और रूलर्स को एज अ देवता बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिन्वू को पावर्स मिली है भाई वो राक्षस यानी कि मोनार्क की मिली है जिसका नाम था ऐशबॉर्न। अब हुआ यह था कि ऐशबॉर्न को अपनी सारी की सारी पावर्स के लिए एक वेसल चाहिए था, एक सक्सेसर चाहिए था। तो एक्चुअली होता ही है कि आर्किटेक्ट आता है ऐशबॉर्न के पास और बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा पर्सन लाके दूंगा जो कि तुम्हारी पावर्स को होल्ड कर सके, जो कि मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो और वो माना के लिए सेंसिटिव हो। यहाँ पे माना के लिए सेंसिटिव का मतलब है कि माना को प्यारा, जो कि समझ रहे हो, माना से ज्यादा जुड़ पाए, समथिंग लाइक दैट। बट ऐशबॉर्न इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था। आई मीन ऐशबॉर्न को ऐसा पर्सन नहीं चाहिए था जो कि पहले से ही पावरफुल हो, उसे एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसमें कि करेज हो और वो मौत को छू के टक से वापस आए हो। तो भाई ऐसा पर्सन जिन्वू ही है जो कि हर डंजन में जाता है तो भाई मौत से लड़के आता है, आई मीन अधमरा होके आता है, तो भाई वो मौत को बहुत ही अच्छे से जानता है। आई मीन जब जिन्वू जैसे कमजोर पर्सन का एक सामना होता है एक बहुत बड़े डीमन से, मॉन्स्टर से, तो भाई उसकी हालत कितनी खराब होती होगी और वो सोचता होगा कि भाई अब तो मैं मारा गया। तो जिन्वू बहुत ही अच्छे से मौत को जानता था। तो जब जिन्वू लास्ट में मारा जाता है डबल डंजन में पहली बार, तो ऐशबॉर्न यहाँ पे आर्किटेक्ट को बोलता है कि भाई अब इसे पावर दो। और ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्किटेक्ट जिन्वू को पावर्स देने के खिलाफ था, बट ऐशबॉर्न तो भाई ऐशबॉर्न है, वो बोलता है कि भाई दो तो दो, नहीं तो तुम्हारी लगा दूंगा मैं। आई मीन पार्ट ऑफ जोक। और इसी वजह से यहाँ पे जिन्वू को पावर्स मिलती हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट जिन्वू को पावर्स क्यों नहीं दी, ऐशबॉर्न ने एक गेम लाइक सिस्टम क्यों बनाया? तो भाई बात ये है कि ऐशबॉर्न के पास ना भाई बहुत ज्यादा पावर है, लिटरली मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एकदम ऐसा समझो कि अनलिमिटेड पावर है और वो एक ऐसे वेसल में डाल दी जाए जो कि एकदम कमजोर है, जो कि अपना ख्याल खुद से नहीं रख पाता, तो भाई उसका क्या ही हाल होगा। अगर ऐशबॉर्न जिन्वू को डायरेक्ट ऐसे ही पावर्स दे देता तो जिन्वू की बॉडी
फट जाती, जैसे कि भाई मिडोरिया की फटती रहती है। आई मीन उसको इतनी बड़ी पावर मिली है, बेचारे से संभाली नहीं जा रही, उसकी बॉडी संभाली नहीं पा रही, तो जिन्वू का हाल भी कुछ मिडोरिया की तरह होता। तो इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए एशबॉर्न ने गेम लाइक सिस्टम के जरिए जिन्वू को पावर्स दी। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, अगर सारी की सारी बात यहाँ पे आर्किटेक्ट के हाथ में होती, आई मीन जिस तरह से उसने कार्टेनियन टेम्पल बनाया, जो रूल्स बनाए, उस रूल के हिसाब से भाई जिन्वू को पावर्स नहीं मिलनी चाहिए थी, बट उसके बावजूद यहाँ पे एशबॉर्न जो है जिन्वू को पावर्स देता है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ चुका कि भाई यहाँ पे कार्टेनियन टेम्पल क्या है, जिन्वू को पावर्स कैसे मिली, क्यों मिली, जिन्वू का गेम लाइक सिस्टम किसने बनाया। और शायद अभी भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो भाई कमेंट करना, मैं तुम्हारे करूंगा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकूं। और जिन भी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।